नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में, वास्तुशास्त्र के बारे में, जो वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट हैं उनके बारे में, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बातें हम करने वाले हैं। कहाँ तक ये लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और कहाँ तक ये सच्चाई है, इसमें हम लॉजिक वाली बात करेंगे। और यकीन मानो, मैं बिल्कुल भी इन चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ। ठीक है, तो मैं अगर एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं इन चीज़ों के खिलाफ कैसे हो सकता हूँ। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में चर्चा करनी आवश्यक होती है। और इन जो फेक एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर में जो अच्छे लोग हैं, जो सही काम कर रहे हैं, जिनको एक अच्छी नॉलेज है, वो नाम, वो फेम नहीं कमा पाते, उनकी वीडियो ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाती, दब के रह जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप समझो, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको केवल और केवल 5 मिनट सच बताता है। उसके बाद वो जितना भी बोलेगा झूठ बोलेगा। और वो झूठ कैसे बोलेगा? वो आपकी ही सुनी बातों को घुमा फिरा के बोलने की कोशिश करता है। पहले आपसे सारी डिटेल ले लेता है। ठीक है। दूसरी बात, एस्ट्रोलॉजी के अंदर काफ़ी ऐसे उपाय बताए जाते हैं जिनका दूर दूर तक ना तो लाल किताब में वर्णन होता है, ना किसी और दूसरी पुस्तक में वर्णन होता है। केवल और केवल अपने मन से या कुछ ऐसी पुस्तकें जो बाद में आई हैं उनके द्वारा बता दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो एस्ट्रोलॉजर्स आपको उपाय बता रहे हैं वो उनमें से एक भी उपाय वैदिक उपाय नहीं है। जो भी एस्ट्रोलॉजर आपको सोशल मीडिया के ऊपर बताते हैं वो सारे के सारे वेस्टर्न उपाय हैं, जो एकदम शॉर्ट होते हैं, एकदम छोटे उपाय होते हैं और जो तुरंत इजी कर लिया जाता है। क्योंकि वैदिक उपाय की अगर आप बात करते हैं तो उनमें बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, उनमें मंत्र उच्चारण भी होते हैं, बहुत लंबी लंबी पूजा भी होती है और बहुत बड़ा कर्मकांड होता है। लेकिन उसको जब शॉर्ट कर दिया जाता है, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उसके हिसाब से आपको बता दिया जाता है। ठीक है। अब आपको समझना पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजर्स अपनी ही बातों में फंस जाते हैं। जैसे कि वो कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनको पापी ग्रह बताते हैं, राहु केतु शनि, है ना, इनको बताया जाता है कि ये पापी ग्रह हैं। तो अगर ये पापी ग्रह हैं तो इनका मंदिर क्यों है, इनको पूजा क्यों जाता है, इनके मंत्र क्यों है? क्योंकि पापी ग्रह है तो उसको तो दूर रहना चाहिए और एकदम, लेकिन उसके आगे नतमस्तक होकर, झुककर, उससे डरकर, और क्यों उन्हीं के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, जिस भी देवता का मंत्र का आह्वान आप करते हो उस देवता की शक्ति बढ़ती है। इतना तो आप सब लोगों को पता होगा, जो जिन लोगों ने वेद पढ़े हैं या जिन्होंने हमारे शास्त्र अच्छे से अध्ययन किए हैं उनको पता होगा। पहले के ऋषि जो थे वो हवन करते थे, उस हवन से उन देवताओं की शक्ति बढ़ती थी। ठीक है। तो अगर कोई ग्रह पापी ग्रह है तो उसका मंत्र उच्चारण करके हम उसको शांत कर रहे हैं या उसको ज्यादा पावर दे रहे हैं? सोचने वाली बात है ना। चलिए, फिर कुछ ऐसे ग्रह बता दिए जाते हैं जो अगर नेगेटिव हो जाए तो बहुत ज़्यादा जीवन में उथल पुथल मचा देते हैं। लेकिन इस बात की क्या श्योरिटी है कि वो नेगेटिव हुए भी हैं या नहीं हुए? जैसे मंगल के बारे में बताया जाता है कि जिस व्यक्ति में क्रोध ज़्यादा आता है वो मंगल के कारण आता है, मंगल खराब होने के कारण। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो, इस कारण वो क्रोध कर रहा हो। अब परेशानियां कारण आप राहु को बता देंगे, लेकिन जब आप उसकी कुंडली चेक करोगे तो राहु भी सही स्थान पे है, मंगल भी सही स्थान पे है, सारी चीजें सही स्थान पे है। लेकिन उसने कहीं अपने कर्म इतने खराब कर दिए, कहीं ऐसी गलतियां कर दी जिससे वो परेशान है, तो आप किसको दोष दोगे? चलिए, अगली बात हम करते हैं कि क्या एक जगह से, एक पर्टिकुलर स्थान से, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी में क्या कुंडली देख के आप एक व्यक्ति का जीवन का सारा भाग्य बता सकते हैं? नहीं है पॉसिबल। ध्यान रखो, एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर जिन्होंने अच्छे से अध्ययन किया होगा उनको ये मालूम होना चाहिए कि पार्ट के अंदर बटे हुई है एस्ट्रोलॉजी। जैसे कुंडली देखना, वो एक अलग है। ठीक है, जब आप कुंडली देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का मालूम पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हाथों की हस्त रेखा देखना भी आवश्यक होता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुंडली में छूट जाती हैं, वो आपके हाथ बता सकते हैं। और आपके हाथ आपकी कुंडली से ज़्यादा बढ़िया बताएंगे, तो कुंडली में आपको टाइम का थोड़ा इशू हो जाता है ऊपर नीचे,
है ना। और कुंडली आपके टाइम के हिसाब से जब बनती है, जब आप इस धरती पे आते हैं यानी जन्म लेते हैं, उसके समय के हिसाब से बनती है। लेकिन जो आपकी हाथों की रेखा है वो तो जब आप अपनी माँ के गर्भ में होते हैं और चौथे महीने से ही आपके हाथों के अंदर लकीरें बनने लग जाती है, यानी कि माँ के गर्भ में ही बच्चे का भाग्य बनना स्टार्ट हो जाता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जिस तरीके से अभिमन्यु पूरा चक्रव्यूह को भेदना माँ के गर्भ में ही सीख गया था, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। तो हाथों की रेखा देखना हो गया, कुंडली देखना हो गया, उसके बाद फेस रीडिंग वो भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हमारे चेहरे पे हमारे कर्मों का पूरा भाव होता है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही पूरा एक्सप्रेशन, पूरा चेहरे का हाव भाव बनते चले जाते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा यार, एक आदमी है जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वाइब दे रहा है, बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है और बहुत ही ऐसा लग रहा है कि हम उसके सामने एकदम अनसेफ हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कर्म वैसे कर रहा है जिसके भाव उसे चेहरे पे दिख रहे हैं। इसलिए फेस रीडिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है पूरी एस्ट्रोलॉजी में, पूरा चेक करने के लिए एक आदमी का भाग्य। ठीक है, अब बात करते हैं हम वास्तुशास्त्र की। तो वास्तुशास्त्र में बताया जाता है कि इस दिशा में ये नहीं होना चाहिए, इस दिशा में ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई एग्री, कई हद तक ये चीज़ें सही है, लेकिन क्या ये पूरी तरीके से सही है? नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि किसी का किचन है ना, बता दिया जाता है कि ये सही दिशा में है, अब वो आदमी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है कि तोड़ के दूसरी जगह बना ले, या वो बना ही नहीं सकता, उसका घर इस तरीके से डिजाइन हो चुका है, अब वो क्या करेगा? तो जो वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट हैं वो बताएंगे कि कहीं पे लाल पट्टी लगा दो, कहीं पे नीली पट्टी लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है, ये सारी चीजें बता देते हैं। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम कि एक जगह, एक घर ही आपकी गलत दिशा में है, उसको क्या एक लाल नीली पट्टी से सही किया जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि जब आपकी दिशा ही सही नहीं होगी तो आप अपना मार्ग चयन कैसे कर पाएंगे? मान लो एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, तभी तो वो डॉक्टर बनेगा। एक स्टूडेंट जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, अब मान लो बनना उसको डॉक्टर है, लेकिन वो पढ़ाई किसी कर रहा है, यूपीएससी की, तो क्या वो डॉक्टर बन जाएगा? क्योंकि वो दिशा सही नहीं है उसकी। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका वास्तुशास्त्र खराब है, आपका घर का पूरा वास्तु बिगड़ा हुआ है और आप चाह रहे हो ठीक करवाना, और आप बार बार वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं लेकिन फिर भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो मेरे कहने पे एक काम करो। भगवान शिव की आप पूजा करते हैं, सावन का महीना चल रहा है, शंकर भगवान का डमरू लो, आपके मंदिर में रखा होगा, और वो डमरू हर हर महादेव बोलते बोलते पूरे घर में बजा दिया करो एक बार सुबह, और सुबह शाम बजाओ तो बहुत अच्छा होगा। जितनी भी वास्तु के कारण आपके घर में नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा काम आपको क्या करना है? सत्कर्म करने, अच्छे कर्म करने, कोशिश करें कोई जीव जंतु आपके घर में प्रवेश करे। जैसे गाय घर के बाहर आ गई, अगर आप पाल सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं पाल सकते तो गाय आपके घर के पास आ रही है, आप उसको रोटी दे रहे हैं, है ना। कुकुर महाशय जो हैं वो अगर आपके घर के आसपास आ जाते हैं, आप उनको भोजन करा देते हैं। पक्षी हैं, पक्षियों को आप दाना दे देते हैं, आपकी छत के ऊपर पक्षी आ जाते हैं, आपने उनको दाना दे दिया। अच्छा, एक मैं किसी की रील देख रहा था, उसमें बताया जाता है कि पक्षियों को अपने घर की छत पे दाना नहीं देना चाहिए, नहीं तो गरीबी आती है और अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। भाई तुम आज पैदा हुए हो, तुम्हारे पूर्वजों से जाके पूछना, वो अपनी छत पे खड़े हो जाते थे और अपने हाथ से पक्षियों को भोजन करवाते थे, मोर को और जितने भी पक्षी हैं उनको। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप अपने घर की छत के ऊपर पानी और दाने का बंदोबस्त रख सकते हैं उन पशु पक्षियों के लिए। तो आज जब आप ये सारे कार्य करेंगे, यकीन मानो आपका वास्तु खराब नहीं होगा। और एस्ट्रोलॉजी का मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।